minutes and be part of our conversation squad. लोग उम्मीद करते हैं मुझसे कि मैं आपको हंसाऊंगा। इसके लिए हम सटायरिस्ट की जरूरत नहीं है। देश का वातावरण वैसे ही बहुत हास्य वाला है। जिन लोगों ने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते। एक मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे अंग्रेजी उतनी आती है जितनी प्रधानमंत्री को। मैं हिंदी में लिखता हूं, कोशिश करूंगा कि उसमें सहज शब्दों का इस्तेमाल करूं और दक्कनी समझने बोलने वाले लोग यहां बैठे हैं तो आप लोगों को दिक्कत आएगी नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। आज गांधी जयंती है, जैसा मैंने बताया। सटायर कहां से निकलता है? आपने स्वच्छ भारत अभियान का लोगो देखा? चश्मे के एक तरफ स्वच्छ लिखा है, दूसरी तरफ भारत। जिधर स्वच्छ है उधर भारत नहीं है, जिधर भारत है उधर स्वच्छ नहीं है। और चीजों को आप इजीली लो, सहज ढंग से लो। मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। मैंने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है, तब सटायर पैदा होता है। और फासिज्म से, डिक्टेटरशिप से दो ही आइडियोलॉजी लड़ सकती है, एक गांधी, दूसरा चार्ली चैपलिन। किसी भी डिक्टेटर की, फांसीवादी की कोशिश रहती है कुर्सी पर टिके रहने के लिए कि वो समाज में हंसना घटाता है। फिर लोग झुंझलाना शुरू करते हैं, आपस में लड़ना शुरू करते हैं, उसका काम आसान हो जाता है। तो आप सहज भाव से रहा करें, खूब हंसें, खूब आनंद लें। हाँ, या व्यापारी वर्ग के लोग भी बैठे होंगे बिजनेस से जुड़े हुए। हालात देखिए आप, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। अभी मैम से बात हो रही थी कुछ महिलाओं को लेकर के। अभी तो महिला आरक्षण बिल आ रहा है, उसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए कि अगर शादी की है तो पत्नी को साथ भी रखना पड़ेगा। और आप लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करनी पड़ेगी। स्त्री की ताकत संसार में उसका कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, और वो भी भारतीय महिला। महिलाओं को इस बात को गंभीरता से लेना है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, पत्नी से मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। बाकी तमाम जो चीजें वक्ताओं ने, स्पीकर्स ने अपने भाषणों में कही, अपने वक्तव्य में कही, वही चीज मैं सटायर के ढंग से कह देता हूं। बस फर्क इतना है, हंस करके कहो तो उस बात को लोग बाग थोड़ा सा और गहरे से ले लेते हैं। मीडिया के लोग यहां नहीं बैठे होंगे मेरे ख्याल से, वो तो कहीं होते हैं तो भी नहीं होने के बराबर होते हैं। अखबार तीन चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नहीं निकलते। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह 2 ले जा, लेकिन 16 पेज खाली ले जाए अगर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। वो टेलीविजन पे बहस देखते हो प्राइम टाइम में, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाया करते थे। 4 जन बहसी आते हैं,
एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और बात का आनंद आप अब लेंगे। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली है, शॉर्ट स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने तो 2019 में टेलीविजन का कनेक्शन कटा दिया था। और इतने डरे हुए रहते हैं हम लोग कि बंद स्क्रीन भी ढककर रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, एक खबर को कैसे ताना जाता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सरकार के लिए अगरबत्ती का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कदमताल करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। ये टेलीविजन वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अब की बार आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरे ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। तो बात ऐसे भी कही जा सकती है। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि साहब आपको कभी धमकी या अभद्र भाषा, गाली गलौच ऐसा। मैंने कहा मेरे साथ ये समस्या है नहीं, है तो भी हम थोड़ा वो टाल देते हैं हंस करके। और आप भी ऐसा ही किया करो। वो जो आपको तंग करते हैं वो होमवर्क देने के लिए ही छोड़े हुए हैं। ऊपर से उनको होमवर्क मिलता है, वो भक्त लोग फिर आपको होमवर्क देते हैं, राजा का काम आसान हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया काम है सवाल जवाब मत करो, हंस करके टालो, जैसे मैं कर देता हूं। मेरे पास 2019 में एक फोन आया, जब मोदी जी को वापस बढ़त मिल रही थी, सरकार में आ रहे थे। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। वो जानता था कि ये तीखा बोलते हैं, व्यंग करते हैं, सटायर करते हैं, फिर जीत रहे हैं। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं सहज रहता हूं, होमवर्क लेता नहीं। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। उसने मुझे फिर छेड़ा, बोलो फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मुझे बताया कि इतना तीखा बोलते हो, सरकार के लिए किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने सहज रूप से कहा, मैंने कहा साहब एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो मैंने बात कही, मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिस विरोधी को भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। एक ने मुझसे कही कि यार आप ऐसा बोलते रहते हो तो क्या कारण है कि 14 से इन्होंने गलतियां की तो 2019 में फिर जीत गए। मैंने उसको एक लतीफा सुनाया, वो आप भी सुनो। एक सज्जन के यहां सीने पर
वर्दी पर 50 मेडल लगे थे, एक बहुत बड़ा और 49 छोटे छोटे, 49 छोटे छोटे। तो किसी ने पूछा, भाई इतने मेडल आपको किस बात के लिए मिल गए? उसने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। बोलो, बड़े वाला तो मैंने तिकड़म से ले लिया, चालबाजी से, और बाकी इसकी वजह से मिल गए। तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके भी कितना आगे चल लेंगे। एक रचना मैं आपको और सुनाता हूं। गांधी जयंती विशेष पर कहते हैं कि साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन उसकी हमने कीमत ज्यादा दे दी। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, कीमत ज्यादा दे दी। और विकास की गांधी की परिभाषा दूसरी थी। कितने फ्लाईओवर बने, कितनी लेन की सड़कें बनी, कितने एक्सप्रेसवे बने, ये विकास नहीं है, ये संसाधन है जो समय के हिसाब से आदमी के लिए जरूरी है और वो कर लेता है। विकास है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। अगर ये सब चीज है तो वो फ्लाईओवर, वो सड़कें, वो एक्सप्रेसवे हमें किस काम आएंगी अगर उन पर झूठे और लालची लोग चलेंगे। तो सबसे मुख्य बात यह है, एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। एक आदर्श भारतीय गांव। गांव की कल्पना जो गांधी ने की थी वो वैसे गांव आज है नहीं। आप गांव में जाकर के रहें, शहर में रह करके एक चश्मे से गांव को देखना अलग बात है। गांव की पॉलिटिक्स बड़ी जटिल हो गई, गांव के आपसी जो झगड़े फसाद हैं वो बड़े गहरे हैं। बस दो चीजें हैं गांव और शहर में। गांव में कास्टिज्म बहुत गहरा है, जातीयता बहुत गहरी है। शहर में जातीयता नहीं है, सांप्रदायिकता है। धर्म के झगड़े शहर में, ये गांव में नहीं है। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश कर ली वहां तक भी पहुंचाने की, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत गांव बचा हुआ है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। एक इसमें शब्द आएगा निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब है चुना हुआ, वोट से चुना हुआ। अब आप सुने, और बारीक बारीक व्यंग्य आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जाकर रहिए, 3 दिन रह नहीं पाएंगे, भले आपका खुद का गांव हो जो दादाजी छोड़ करके आए थे 100 साल पहले। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, इसलिए यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। अब आप समस्या देखें। कहते हैं कि वह गांव, आदर्श गांव, किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी सेठ जी ने, ठाकुर साहब ने, डाकू ने, चौधरी जी ने, पटेल ने, ये लोग बसाते थे। अब वो शब्द आएगा निर्वाचित। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, दूसरे का भला चाहने वाले, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे, चुने हुए नहीं थे वो। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। और सबसे मार्मिक पंक्तियां गांधी जयंती पर, इससे तीखा मैं कुछ कह नहीं सकता था। यूं भी अपराध और राजनीति में, क्राइम और पॉलिटिक्स में महज वोटिंग का ही तो अंतर है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, समर्थन करना, मेरी हिम्मत की दाद देना। सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। ये किस स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं? एक पार्लियामेंट का मेंबर दूसरे पार्लियामेंट के मेंबर तक के लिए सद्भाव की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। असली स्वच्छ भारत अभियान की वहां जरूरत है।
आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं, कम खर्च करने वाले। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और दरियादिल ऐसे खर्चा करने वाले, उदार मन के, और दरियादिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है, हाथ से बनाई हुई शराब को ही प्राथमिकता दी जाती है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को आपस में जोड़ता है। अब एक शब्द का आनंद लेना, यह हिंदी की खूबसूरती है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद है कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं। अब जो मुख्य समस्या कास्टिज्म की है उसको देखें। 5 शमशान घाटों से खुद ही सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इंसान के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कई जाति के लोगों ने अपना एक शव, डेड बॉडी, कई जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां आपकी अब उठेंगी। आखिर में लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और मेरा मानना है साहब, भले किसी को बुरा लगे, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ज्यादा धर्मस्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं किस्तों पर, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए
कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टेलीविजन ने तो ज्ञान के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे बी.आर. चोपड़ा बताते हैं। अब मैं इसका समापन करता हूं। गांव वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, शहर के आदमी में कम है, घट गया। मजाक करो बुरा मान जाते हैं, जिंदगी भर उसको पाल के रखते हैं, गांठ को बांध के रखते हैं। गांव का आदमी शाम को मजाक करो, रात को भूल गए, सुबह वैसे की वैसे। वो देखो आप। और इस दौर में जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है या बिगाड़ने की कोशिश की जा रहे हैं, ये पंक्तियां देखिए गांव के आदमी की मोहब्बत। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपस में मजाक करने का भाव लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, एक साइज कम। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियां। पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े? अब आप सवाल जवाब देखना, समापन करता हूं। चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े? इकबाल मियां बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए। एक बार तालियां बजा दें। ये गांव की मोहब्बत है, ये जिंदा रहनी चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इतना अच्छा आजकल कोई कवियों को सुनता नहीं, बल्कि अच्छा क्या सुनता ही नहीं है, वरना देश की हालत ये थोड़ी होती। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। फ्लाइट में बराबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया, जी क्या करते हो? मैंने कहा जी कवि हूं। और मैंने पलट के पूछा आप? बोला बहरा हूं मैं तो मंथन ने मुझे बुलाया, आप मुझे सुन रहे हो, बड़ी बात। दरअसल मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि निजीकरण जो है उसको बेलगाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए फिर उसी में से खतरे पैदा हो जाते हैं। अभी जैसे G20 हुआ, चंद्रयान भेजा गया, हालांकि मोदी जी ने उसका प्रचार ऐसा किया जैसे चंद्रयान दिल्ली में उतरा हो और G20 चांद पे हुआ हो। उनकी सारी बातें बस मैं, मैंने, मेरा और इस तरह का ही रहता है सारा, किसी दूसरे को वो क्रेडिट नहीं देते हैं। चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा और अगर हार गए तो फिर दूसरे जिम्मेदार होते हैं। पूंजीवाद में दो चीजें बिकती हैं, डर और सपने, और यही सब बेचा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जिस शक्ल का ग्लोबलाइजेशन आया है, पूंजीवाद कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत लोग काम करते हैं। अमेरिका में पूंजीवाद है, उसके बावजूद भी लोकतंत्र है, हालांकि ट्रंप के आने के बाद थोड़ा सिकुड़ गया, उसके भी अपने खतरे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को बचा लिया। अभी वैसे एक निवेदन कर दूं कि हिंदुस्तान में कोई तानाशाही नहीं है, सख्त तानाशाही नहीं है, तानाशाही है मनोरंजक तानाशाही। मोदी जी जो डंडा मारते हैं ना, उसके घुंघरू भी बांध रखे, तो पिटने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे भागना है कि नाचना है। अगर ये मनोरंजन नहीं करते ना तो अपन घुट के मर जाते, अब तक तो स्थितियां खराब हो जाती। लेकिन अभी चीजें बदल रही हैं दुनिया में धीरे धीरे। हाँ, उस श्रीलंका तक की हालत खराब है जो पूरी सोने की थी, अपन तो सिर्फ चिड़िया थे। और आज ही एक सज्जन कह रहे थे, मंथन के मेंबर, बोले संपत सरल जी चीजें बदल रही हैं। एक जमाने का फास्ट बॉलर रहा इमरान खान पाकिस्तान में, उसकी कुर्सी चली गई।
मैंने कहा समय एक दिन सबका हिसाब लेगा, भले ही वो कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। एक रचना सुनिए, ये सोशल मीडिया पे खूब चलती है। खतरे यहां तक हैं विक्रम जी, हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे ये तो छोड़ो, हम क्या सोचेंगे और क्या पढ़ेंगे ये तक कहीं और से तय हो रहा है। प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी। उसको हमारे यहां उत्तर भारत में कई जगह पाठ्यक्रम से हटा दिया, कोर्स से हटा दिया, क्योंकि वो सब सोच रहे हैं कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। तो जो पाठ्यक्रम है उस तक का निर्धारण कहीं से और होता है। पहले गांधी पढ़ते थे, नेहरू पढ़ते थे, पटेल पढ़ते थे, या प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लोक, रूसो, मार्क्स, ये तमाम दार्शनिक पढ़ते थे। आजकल एलन मस्क पढ़ते हैं, वारेन बफेट पढ़ते हैं, अंबानी अडानी पढ़ते हैं। पाठ्यक्रमों में उन्हीं से संबंधित सवाल आते हैं। तब आप देखें एक लघु कथा, ग्लोबलाइजेशन क्या है, मैं एक लाइन में समझा देता हूं। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन, मैं ऐसा गाढ़ा सुनाता नहीं हूं, लेकिन आज सुनने वाले अच्छे हैं और मंथन का जो उद्देश्य है कोशिश करूं उसी को पूरा करूं। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग होंगे। उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण खरीद सके, मार सके। ये एक लघु कथा जो बड़ी पॉपुलर है, उसमें भी आप देख लेंगे सोशल मीडिया पे, तमाशेबाज राजा। एक सज्जन ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड अकेले पे आ गया हो। तमाशेबाज राजा, राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती हुई नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का डर दिखाकर खाली बोतल में रख रखकर राकेट छोड़ने शुरू किए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद, समापन देखना, जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई ऐसा तमाशा रिपीट नहीं किया, वो हर बार नया लाते हैं। एक तो सज्जन मुझसे कह रहे थे कि अब तक कौन सा तमाशा बाकी है संपत सरल जी जो उन्होंने नहीं दिखाया। मैंने कहा एक काम नहीं किया, अभी तक ऐसे जूते नहीं पहने जिनमें लाइट जलती है और चू चू बोलते हैं।
एक रचना मैं आपको और सुनाता हूं। इसका जो टाइटल है, उन्वान है, बस थोड़ा समय आपका लूंगा, फिर दूसरे वक्ता भी लगभग आखिरी है ये। ठीक है, दूसरों को भी सुनना चाहिए। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं। इसका टाइटल आप सुनेंगे। क्या है कि इस समय जो लेखक हैं, जो कवि हैं, शायर हैं, पोइट हैं, उनके पास भी दृष्टि नहीं है या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं समझते। वो थोड़ा पढ़ें, सामाजिक जिम्मेदारी समझें, जैसे पुराने समय में हुआ, तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। डर जैसी कोई बात नहीं। अगर आप बोलेंगे, निडर होकर के बोलेंगे, तो दूसरे लोगों को भी हिम्मत बनती है और धीरे धीरे वातावरण जो है बदलना शुरू होता है। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदाड़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के तो खिलाफ बोल रहा हूं मैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। नौजवान यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, लव मैरिज की है, पत्नी को सिनेमा ले जाए, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है? बोले भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। ये वो त्याग और समर्पण का काम। आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट था, तो मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई? मरते हुए पे कौन मरेगा? लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, लव लेटर, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। एक रचना सुनिए। एक तो ये सोशल मीडिया जो है ना, ये साध्य नहीं है, साधन है। इसका इस्तेमाल सोच समझ के किया करो। इसी में ज्यादा उलझ गए तो आदमी सोचना, विचारना, पढ़ना, लिखना, इसको थोड़ा सा काबू में करो। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा आप देखिए, यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। तो यह समय जो है उसका सदुपयोग करिए। अंतिम रचना मैं आपको सुनाता हूं। भ्रष्टाचार जरूर कम हुआ है, रेट डबल होगी, गारंटी आधी है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे की, करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की।
तालियां अब बजाएंगे, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। अंतिम रचना, टाइटल उन्वान पढ़ता हूं, मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, वन साइड। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी किया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अब आप सटायर देखें, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी। व्यंग देखें, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है, लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे हम बच्चों को ABCD ABCD सिखाते हैं जिसमें बिना मात्रा के अक्षर सिखाते हैं। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, इसमें मात्रा नहीं है। कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, फिर व्यंग उसका समर्थन करना। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। सुनने वालों के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। बड़ी मोहब्बत दी आपने, मैंने आपका इतना समय लिया, बहुत अच्छा आपने सुना। हाँ,
बहुत धन्यवाद। किसी शायर का शेर है कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या ही जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम, और अब बिछुड़ रहे हैं तो रंज मत करो, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम।